नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द यूनिवर्स फिजिक्स क्लासेस बाय अमन सर में। बच्चों देखिए, जब हम लोग सिलेबस पढ़ा रहे थे तो लगभग सारा पढ़ा के आपको ख़त्म किए हैं हम, लेकिन एक छोटा सा पोर्शन जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी, वो थोड़ा सा रह गया था। वो लर्निंग आउटकम में दिया हुआ है, क्वेश्चन उससे बहुत ज़्यादा फ्रेम नहीं होते हैं और छोटा टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो छोटा सा पोर्शन है, आप देखो, बस बहुत जल्दी ये वीडियो खत्म भी हो जाएगा और देखो और तुरंत हो जाएगा। प्लीज इसको भी तैयार कर लीजिएगा, खासकर कहां तक होगा मैं बता रहा हूं, वहां तक जरूर आप देख लीजिएगा। क्लियर है या नहीं है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग थोड़ा रेडियो एक्टिविटी के बारे में। आप देख पा रहे होंगे बोर्ड में यहाँ पे लिखे हुए हैं रेडियो एक्टिविटी, हिंदी में इसको रेडियो सक्रियता कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। अब ये है क्या समझिए। देखिए बेटा, जब कोई भारी एलिमेंट क्लियर है या नहीं है, अपने आप रेडिएशन निकालना शुरू कर देता है। जब कोई भारी एलिमेंट रहता है ना, कोई भी भारी एलिमेंट जैसे यूरेनियम, अपने आप क्या करना लगता है, रेडिएशन निकालने लगता है। तो उसी फिनोमिना को हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। पढ़ के देखिए, द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस, क्लियर, स्पॉन्टेनियस दैट इज अनफोर्स्ड, कोई फोर्स नहीं लगा है, बिना फोर्स का ही एमिशन होने लगता है। किसका? एमिशन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन एमिट करने लगता है, निकालने लगता है। किससे? बाय हैवी एलिमेंट से। ये कहलाता है बेटा रेडियो एक्टिविटी। क्लियर है या नहीं है? और जो एलिमेंट ऐसा शो करता है, द एलिमेंट विच शोज दिस फिनोमेना, उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और देखिए बेटा, यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले हमने क्या किया है। यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक लेड कैविटी लिया है। क्या लिया है? एक लेड कैविटी लिया है, मतलब या लेड ब्लॉक लिया हुआ है, जिसके अंदर क्या रखेंगे, इसके अंदर क्या रखें हम लोग, लेड ब्लॉक के अंदर क्या रखें, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखें। और आपको पता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन होगा? जो रेडिएशन निकालेगा। तो देखिए बेटा, इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से रेडिएशन निकल रही है, इधर से निकल रही है, इधर क्या निकल रही है, अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, इधर निकल रहा है बीटा पार्टिकल, और बीचों बीच जो जा रही है वो गामा पार्टिकल। इसको हम समझने के लिए क्या किए हैं, एक नेगेटिव प्लेट लिए, एक पॉजिटिव प्लेट लिए। देखिए, जब इससे रेडिएशन निकलेगा और दोनों प्लेट हम दोनों साइड लगा दिए, तो आप देख पा रहे होंगे इससे तीन जो पार्टिकल्स निकल रहा है, एक अल्फा पार्टिकल, एक बीटा पार्टिकल और एक गामा रेस, तीनों जो निकल रहा है। अब दो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट हम लोग ले लिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो आप देख पा रहे होंगे कि अल्फा पार्टिकल नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट हो जा रहा है और बीटा पार्टिकल पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, और गामा बिना अट्रैक्ट हुए सीधा आगे की ओर बढ़ रहा है। तो बेटा, अल्फा पार्टिकल का नेगेटिव से अट्रैक्ट होना क्या शो करता है? अल्फा पार्टिकल किस नेचर का है? कोई नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट कौन होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट कौन होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो अल्फा पार्टिकल नेचर में कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अल्फा पार्टिकल नेचर में क्या होता है? पॉजिटिव। बीटा पार्टिकल देखिए पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ये कैसा पार्टिकल है? ये नेगेटिव पार्टिकल है। और गामा क्या बेटा? गामा रे है। गामा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको पढ़ाए थे ना, वहां पे 7 गो वेव पढ़ाए थे, 7 में से लास्ट वाला जो वेव था वो गामा वेव था, और वही गामा वेव है। ये ना तो इसको ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, ना तो नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, इसलिए वो सीधा निकल जाएगा। क्लियर है ना? अब सबका इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ऐसे तो आपको समझा दिए प्रॉपर्टीज सबका, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल देख लेते हैं। पहले क्या है मेरा बेटा? पहले हमारा अल्फा पार्टिकल, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्लियर है? अल्फा पार्टिकल प्रॉपर्टीज में क्या कहता है? एन अल्फा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू हीलियम न्यूक्लियस। देखो बेटा, अल्फा पार्टिकल जो होता है किसके इक्वल होता है? हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और मास नंबर होता है 4। इसका मतलब इसके अंदर कितने प्रोटॉन है? 2 गो प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन को निकालने के लिए मास नंबर जो 4 है उसमें से 2 को माइनस कर देंगे, एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ये क्या है? ये 2 क्या है? ये है बेटा हमारा न्यूट्रॉन की संख्या। तो कंसिस्टिंग ऑफ कितना गो प्रोटॉन? 2 गो प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। ये किसके कौन कंसिस्ट करता है? ये अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट करता है। और दे हैव पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू, इसके पास कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल कैसा चार्ज पार्टिकल है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। और इसके पास चार्ज कितना होता है? देखिए बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 2 है ना, ये 2 मतलब जैसे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, मतलब ये हीलियम है ना बेटा, हीलियम जैसा है ना, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 माने 2 गो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 2 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा? 2e हो जाएगा क्या? इसको e बोलते हैं ना हम लोग, हाँ या ना? चलिए, तो अगर आपको समझ में यहां तक आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। बोलता है दे हैव रेस्ट मास इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन के 4 गुना इसका मास होता है। किसका? अल्फा पार्टिकल का। आगे बढ़िए, दे आर एमिटेड विद वेलोसिटी
रैंगिंग बिटवीन, इसकी जो अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है 1.4 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड से 2.2 इंटू 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड के पर सेकेंड के आसपास, मतलब के बीच होती है। क्लियर, याद रखना पड़ेगा। सबसे की पॉइंट जहां से ऑब्जेक्टिव बनता है बच्चा, वो क्या है? दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा पार्टिकल रहे या बीटा पार्टिकल रहे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। सिर्फ गामा नहीं करता है, गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफ्लेक्शन नहीं शो करती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसा दो चाहे मैग्नेटिक फील्ड में घुसा दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफ्लेक्ट नहीं होगा। यानी गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा। कौन कौन होगा? सिर्फ अल्फा पार्टिकल होगा और बीटा पार्टिकल होगा। चलिए बीटा पार्टिकल का प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। बीटा पार्टिकल इज ए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन था तभी तो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहा था। क्लियर है या नहीं है? और बेटा इसका जो ये कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, तभी तो पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रहा था। और इक्वल टू किसके इक्वल होता है? बीटा पार्टिकल हैज अ नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होता है। मतलब बीटा पार्टिकल किसके इक्विवेलेंट होता है? इलेक्ट्रॉन के। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बीटा का भी चार्ज इतना ही होता है। क्लियर है? द रेस्ट मास ऑफ द बीटा पार्टिकल इज इक्वल टू द, इलेक्ट्रॉन का जितना मास होगा उतना ही बीटा पार्टिकल का रेस्ट मास होगा। कितना? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्लियर है या नहीं है? और इसका वेलोसिटी कितना होगा? बीटा पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा? दे आर एमिटेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 2.97 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड से। क्लियर है? और ये भी डिफ्लेक्ट होगा क्या? ये की पॉइंट एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट ये होगा, ये होगा। कौन? बीटा पार्टिकल। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गामा पार्टिकल। क्लियर है? तो गामा रेज आर, गामा को बोलते हैं एनर्जी का पैकेट, हाई एनर्जी का पैकेट। और एनर्जी का पैकेट को हम लोग याद है क्या बोलते हैं? फोटोन। तो फोटोन है ये। क्लियर है? इसके पास कोई चार्ज वार्ज नहीं होता। चार्ज होता तो नेगेटिव और पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट या रिपेल होता, लेकिन चार्ज ही नहीं है। आगे, द रिलेटिव रेस्ट मास ऑफ गामा इज 0। रेस्ट मास गामा पार्टिकल का कितना होता है? 0। दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड कितना होता है? लाइट के स्पीड के समान। तो यानी इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये डिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा? ये नहीं करेगा। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए बेटा, यहां तक ये पोर्शन तक आपको करना था अच्छे से, और यही लर्निंग आउटकम में यहां तक जानना था। लेकिन बेटा यदि किस्मत थोड़ा खराब रहे और ये भी पूछ दे तो एक बार देख लीजिए, इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ज्यादा देर नहीं है, बस 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। पैसेंस के साथ आप एक बार देखिए। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। देखिए बेटा, क्या मैंने बोला? रेडियो एक्टिविटी क्या है? कोई भारी एलिमेंट से रेडिएशन निकलना ही रेडियो एक्टिव कहलाता है। क्लियर है या नहीं है? तो उससे जुड़ा हुआ लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? तो देखिए, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्या कहता है, आप एक लाइन में इसको समझ सकते हैं। देखिए बेटा, मान लेते हैं कोई एलिमेंट है एन एलिमेंट है या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसकी जो रेट होगी डीके होने का, मतलब टूटने का, डिसइंटीग्रेशन होने का। डीके माने डिसइंटीग्रेशन। क्लियर है या नहीं है? तो बेटा इसका जो टूटने का जो रेट होगा, मान लेते हैं एन को एलिमेंट है और इसका डिसइंटीग्रेशन होने का रेट यानी d/dt, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिसइंटीग्रेट करेंगे यानी डीके करेंगे, तोड़ेंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है जानते हैं? कितने एटम उस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के अंदर ऐसा है जिसका डीके नहीं हुआ है। मतलब ये रेट किसके इक्वल कहलाएगा? किसके इक्वल कहलाएगा? नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियाई। कितने, कोई भी जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है उसके अंदर कितने एटम का डीके अभी तक नहीं हुआ है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होगा? कि कौन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? द रेट ऑफ डीके, मतलब द रेट ऑफ किसका रेट लेना है? जो सब्सटेंस है उसका रेट टाइम के रिस्पेक्ट में उस सब्सटेंस का डिफरेंशिएशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? कितना नंबर ऑफ एटम का डीके नहीं हुआ है। क्लियर है ना? अगर आपको ये समझ में अच्छे से नहीं आया होगा, फिलहाल बेटा आप इसको याद रख लीजिएगा, dN/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n के, जो यहां पे हम लोग दिखाए हैं। अच्छा, डीके हो रहा है, कम रेडिएट नहीं हो रहा है, मतलब कोई भारी एलिमेंट से रेडिएशन हो रही है, निकल रही है, तो रेडिएशन हो रही है तो घट रहा है ना, घटने के कारण यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटा? नेगेटिव। तो यहाँ पे हम डायग्राम में दिखाएं कि -dN, यहाँ पे लिखे हुए हैं -dN/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n माने नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई। क्लियर है या नहीं है? अब यहां से बेटा जब प्रोपोर्शनल हटता है इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट आता है, तो इक्वल टू के साथ यहां जो कांस्टेंट आया वो है लैम्डा,
इधर क्या है माइनस, एजिटिस उतार दिए dn/dt, और इधर क्या है बेटा लैम्डा n। अब देखो बेटा समझिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब ये माइनस को उठा के हम उधर ले सकते हैं क्या? यहां जो माइनस था, इस माइनस को हम कुछ नहीं किए, सिंपली इस माइनस को उठाएं और उस साइड ले गए। कोई दिक्कत? या तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, बचेगा कितना dn/dt बच गया, इधर माइनस से मल्टीप्लाई किए तो माइनस से रह गया। कोई दिक्कत है? यहाँ पे जो लैम्डा था, लैम्डा एक कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर है या नहीं है? अब दूसरे शब्दों में अगर मैं इसको n को उठाकर इधर ले आऊं, ये डिवाइड में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड, और dt इधर डिवाइड में उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए dn/n इधर आके डिवाइड में हो गया, dt उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, तो माइनस लैम्डा dt हो गया। क्लियर है या नहीं है? अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे इधर भी और इधर भी। देखिए बेटा यहां पे एक चीज याद रखिएगा, जो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, क्या होता है? log x, और बेस हम e ले लेते हैं। क्लियर है? तो यहां पे देखिए 1/n है और साथ के साथ dn है, जैसे कि 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log e x, वैसे बेटा 1/n dn का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log e n। और इधर बेटा देखिए ये माइनस लेमडा कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, और इंटीग्रेशन dt, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कट गया तो बचा क्या? t। क्लियर है? उसके साथ इंटीग्रेशन के साथ एक कांस्टेंट टर्म आता है c, ले लिए और इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिए। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत यहां तक नहीं हुआ होगा। अब देखिए बेटा क्या कर रहे हैं, जब टाइम t इक्वल टू 0 होगा, जब टाइम t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, तो ये जो n था वो हो जाएगा no के। क्लियर है या नहीं है? no के, n नोट बोल दीजिए इसको, n नोट। अब देखिए क्या हो रहा है, log e n, यहां पे क्या हो जाएगा? n नोट इक्वल किसके हो जाएगा बेटा? इसमें पुट करेंगे तो log e n के जगह में क्या हो जाएगा? n नोट, और माइनस लेमडा रख दिए, इंटू में क्या हो जाएगा? इंटू में टाइम के जगह में कितना रखेंगे? 0, और साथ के साथ क्या हो जाएगा? c। अब तो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, ये पूरा टर्म को 0 कर दिए, तो क्या बचा? c इक्वल टू कितना बचा? log e n नोट बचा, c इक्वल टू क्या? log e n नोट बचा। अब इसकी वैल्यू तो उठा के यहां लिखे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ c, कहां पे पुट कर देंगे? इसमें, इस इक्वेशन में। तो log e n इक्वल टू कितना है? माइनस लेमडा टी, और साथ के साथ प्लस सी है, सी की जगह में कितना रख देंगे? इसको रख देंगे log e n नोट को रख दिए। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़िए। अब बेटा देखिए समझिए, ये जो log e n नोट है, ये प्लस का, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा log e n नोट। क्लियर है या नहीं? हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा? माइनस लेमडा टी बचा। अब देखिए बेटा log n माइनस log n नोट, एक फॉर्मूला होता है log m माइनस log n का, log m बटे n, यहां भी माइनस है तो log e को बाहर निकाल के m इसको मानिए और इसको n मानिए, तो m बटे n, m के जगह में कितना? n, और बटे n, m बटे n के जगह में n नोट है तो इसको n नोट रख दिए, इधर एज इट इज जितना था माइनस लेमडा टी उसको रहने दिए। अब log जब उधर जाता है बराबर के इक्वल में तो ईव हो जाता है, और बाकी सब जो होगा उसके ऊपर में पावर चढ़ जाता है, एक्सपोनेंशियल हो जाता है सीरीज। तो जैसे log उधर गया तो क्या हो जाएगा? n/n नोट इधर बचा, और log उधर जाकर e टू दी पावर कितना हो जाएगा? इसके ऊपर में ये पावर चढ़ जाएगा, माइनस का लेमडा टी। अब इसको पलटिए, n नोट, ध्यान दीजिएगा, इसको पलटते हैं एक बार, यहाँ पलटे नहीं है, एक बार दिखा देते हैं। n नोट अगर ऊपर चला जाएगा, या तो एक काम करिए ना, डायरेक्ट इसको सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, n नोट को उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? n इक्वल टू क्या बचेगा? n नोट माइनस लेमडा टी, ये बचेगा। यही है बेटा रेडियोएक्टिव डीके लॉ। क्लियर है या नहीं है? ये पूरा डेरिवेशन एग्जाम में ये पूछता है तो कर लीजिएगा, छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है। उसके बाद है बेटा हाफ लाइफ क्या है समझिए। हाफ लाइफ क्या है? देखिए किसी भी रेडियोएक्टिव डीके में, किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का, किसी भी रेडियोएक्टिव डीके में रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का आधा डीके हो जाना, आधा डी इंटीग्रेशन होने वाला टाइम को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। पढ़ के देखिए, द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ एटम ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बेटा? हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। जैसे आप जानते हैं, अभी निकाले थे, वी नो दैट n इक्वल टू, अभी हम लोग क्या निकाले? n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा टी निकाले, हाँ या सॉरी, हाँ लेमडा टी निकाले। तो बेटा वेयर सपोज हम मान लेते हैं कि टाइम जो था मेरा, वो हाफ टाइम जो था, हाफ लाइफ वाला टाइम जो था वो t है मान लेते हैं। तो बेटा हाफ लाइफ में n रहेगा या n नॉट बाई 2 हो जाएगा? n नॉट बाई 2 हो जाएगा।
क्लियर है, एन एन नहीं रहेगा हाफ लाइफ में, एन नॉट बाय क्या रह जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर। तो बेटा अब यहां पे देखिए, अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला में यहाँ पे n के जगह में एन नॉट बाई 2 रख दिए, एन नॉट तो एन नॉट ही रहेगा, e टू द पावर लैम्डा माइनस लैम्डा टी रहेगा। क्लियर। अब देखिए बेटा एन नॉट निपट जाएगा, 1/2 इधर बचेगा, इधर क्या बचेगा, e टू द पावर माइनस लैम्डा टी बच गया। अब 2 तो उधर चला जाएगा, सॉरी अब इसको पलटी, इसको पलटेंगे तो 1/2 है, 2 पर चला जाएगा, और लैम्डा माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा टी है, इसको पलटिएगा तो ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। दोनों साइड लॉग लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, log e2 हो जाएगा, और इधर भी लॉग लेंगे तो इधर लॉग लेंगे, लॉग और e एक दूसरे का अपोजिट होता है, कैंसिल होकर क्या बचेगा, सिर्फ लैम्डा टी बचेगा। क्लियर है या नहीं है। अब t का वैल्यू निकालेंगे तो यहां से t का वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा को उधर भेज देंगे, log e2 बाय लैम्डा हो जाएगा। अब log e का फॉर्मूला होता है बेटा, इसको याद रखना पड़ेगा, log e का फॉर्मूला होता है आपका कितना, 2.303 log 10 बेस हो जाएगा, जब e बेस टूटता है तो 10 बेस हो जाएगा, 10 बेस 2 हो जाएगा, नीचे तो लैम्डा है ये। अब देखिए बेटा log 10 बेस 2 का वैल्यू होता है 0.301, अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0.6931 आ जाएगा बाय लैम्डा, ये हाफ लाइफ का टाइम पीरियड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और बेटा प्लीज कर ही लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। थैंक यू। ऑब्जेक्टिव अभी जस्ट और भी अपलोड होते रहेगा, आएगा। क्लियर है। हिंदी मीडियम वाला जो रेडियो एक्टिविटी है वो थोड़ी देर में अपलोड करते हैं। थैंक यू।